क्राइम की स्टोरी में आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना काम करता था, या ये कह लीजिए कि जिस तरीके से वो लड़कियों का इस्तेमाल करता था, उसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मगर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बंटवाल नाम के इलाके की है और उस बंटवाल नाम के इलाके में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के पुलिस स्टेशन के पास 17 जून 2009 के दिन एक कंप्लेंट आई एक फैमिली की तरफ से कि उनकी घर की लड़की जिसका नाम अनीता है और जिसकी उम्र करीब 22 साल है, वो पिछले 2 दिनों से लापता हो चुकी है। अब पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करी और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाके में छानबीन की, मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के पास जाकर पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस की जांच में कुछ नहीं मिल रहा था तो पुलिस इसे अलग एंगल से भी सोचने लगी। पुलिस सोचने लगी कि शायद अनीता ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली होगी और वो लड़का अनीता को लेकर कहीं दूर चला गया होगा, या फिर पुलिस को ये लग रहा था कि अनीता गलत हाथों में लग गई होगी और उसको जबरन सेक्स रॉकेट जैसे गलत कामों में फंसा दिया गया होगा, यानी उसको खरीद कर किसी और के हाथों बेच दिया गया होगा। अब पुलिस इन दोनों एंगलों से भी छानबीन करती है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि एक 22 साल की लड़की गायब हुई थी तो जाहिर है कि उसके घर वाले और आसपास के लोग जो थे उनके अंदर गुस्सा भरा होगा। उन्होंने सीधे जाकर पुलिस चौकी के ऊपर धरना दे दिया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगे कि इस केस की जांच वो अच्छे से करे और अनीता का कोई सुराग लेकर आए। इस गुस्से को देखते हुए बंटवाल पुलिस स्टेशन ने पूरे कर्नाटका के पुलिस को अलर्ट पर डाल दिया और अनीता की फोटो को हर एक पुलिस चौकी के अंदर भेजा गया, ताकि अगर किसी को भी अनीता दिखे तो तुरंत बंटवाल पुलिस स्टेशन में उसकी खबर पहुंचाई जाए। अब 18 जून 2009 का दिन आ चुका था और अब तक 24 घंटे बीत चुके थे पुलिस को उस कंप्लेंट को रिसीव किए हुए जिसमें अनीता गुम दिखाई गई थी। अब 24 घंटे तक पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा था, लेकिन 18 जून 2009 के दिन पुलिस के पास 160 किलोमीटर दूर बैठे एक पुलिस चौकी से ही बंटवाल पुलिस चौकी में फोन आई कि उनको एक लड़की की लाश मिली है और ये लगभग उस लड़की से मेल खाती है, उस लड़की से जो बंटवाल से गायब हुई थी। ये लाश असल में वहाँ के बस स्टैंड के बराबर ही बने हुए एक महिला टॉयलेट के अंदर मिली थी और यहाँ जो लड़की मिली थी वो सीधे तौर पर लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है या फिर ऐसा कुछ गलत खा लिया है जिससे उसके शरीर के अंदर जहर चला गया है, क्योंकि वो महिला टॉयलेट के अंदर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकले जा रहा था। वो महिला मर चुकी थी। अब इस चीज को देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान हो गए। इसके बाद पुलिस वालों ने इसकी फोटो खींची और उसकी फोटो बंटवाल पुलिस वालों के पास पहुंचाई गई। अब जैसे ही पुलिस वालों ने इस फोटो को देखा तो पुलिस वालों ने कहा, हाँ यही तो है अनीता जिसे हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब बंटवाल पुलिस एक टीम बनाकर उस 160 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी पर पहुंच गई और वहां जाकर अनीता की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और वहां छानबीन करने लगी। इस छानबीन में पुलिस को पता चला कि अनीता इस इलाके में 2 दिनों के लिए एक होटल में रुकी थी, लेकिन अनीता इस होटल में अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी मौजूद था। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली, पुलिस तुरंत होटल में पहुंची और पूछताछ करने लगी कि क्या ये महिला इस होटल में रुकी थी और ये किसके साथ आई थी। अब यहाँ पर उन होटल वालों को ये पता नहीं था कि वो किसके साथ आई थी। पुलिस ने तुरंत उस होटल का रजिस्टर चेक किया तो उस रजिस्टर के अंदर अनीता का नाम तो असली लिखा हुआ था, लेकिन अनीता के साथ जो आदमी आया था उसका नाम गलत लिखा हुआ था। साथ ही पुलिस वालों ने उसकी आईडी भी चेक की तो वो फेक थी। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। अब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन था, अनीता का मोबाइल। पुलिस ने तुरंत अनीता के घर वालों से मोबाइल नंबर मांगी और उसकी सारी कॉल डिटेल निकलवाई। इस कॉल डिटेल में पुलिस वालों के हाथ एक अजीब सी चीज लगी। पुलिस वालों को पता लगा कि अनीता पिछले कुछ हफ्तों से डेली रात के टाइम एक महिला से बात कर रही थी और इस महिला का नाम कावेरी था। पुलिस के हाथों वो नंबर लग चुका था जो कि कावेरी नाम की एक महिला के नाम पर रजिस्टर था। अब पुलिस ने उस नंबर के डिटेल को निकलवाया और उसके घर पर छापा मारा। अब जैसे ही पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो पुलिस वालों को पता चला कि ये कावेरी भी काफी टाइम से गायब है। यहाँ पुलिस को थोड़ा शौक लगा और उन्होंने उसके घर वालों से पूछा कि ये जो कावेरी का नंबर यहाँ चल रहा है ये किसके नाम पर है और कावेरी कहाँ है। तो उसके घर वालों ने बताया कि हमने तो खुद यहाँ कावेरी के गुम होने की शिकायत पहले ही पुलिस स्टेशन में दे रखी है, आप जाकर चेक करिए। लेकिन यहाँ पर कावेरी का कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस ने कावेरी के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई। इस कॉल डिटेल की हिस्ट्री में पुलिस को ये पता लगा कि यहाँ खुद कावेरी भी पिछले कई रातों से किसी महिला से बात कर रही है। इसके बाद पुलिस उस महिला के घर पर गई और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई।
तो पुलिस को पता चला कि जिस महिला से कावेरी बात कर रही थी वो खुद गायब है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ था, यानी अनीता जिस नंबर पर बात कर रही थी रात को कावेरी के नाम पर, वो कावेरी गायब थी। कावेरी जिस नंबर पर बात कर रही थी रात के टाइम पर, वो महिला गायब थी। और वो महिला जिस महिला से बात कर रही थी वो महिला भी गायब थी। ये चीज देखते ही पुलिस वाले समझ गए कि वो जो चीज हैंडल कर रहे हैं वो चीज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अब पुलिस वालों ने एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई और इस मीटिंग में सभी पुलिस वाले अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे और अंत में जाकर ये सहमति बनी कि ये जो महिला गायब हो रही हैं, इनका लेना देना जरूर किसी सेक्स रॉकेट से होगा। अब पुलिस अच्छे से छानबीन करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने एक गजब का काम किया। उन्होंने ये जो सिम जिस मोबाइल के अंदर चल रहे थे उस फोन के IMEI नंबर का पता लगा लिया और उस IMEI नंबर का पता चलते ही पुलिस वालों को ये पता लग गया कि ये जो सारे सिम हैं वो एक ही मोबाइल के अंदर डाले जा रहे हैं। और जैसे कोई नई लड़की इनको मिलती है, पुराना वाला सिम निकाल दिया जाता है और फिर उस नई लड़की का सिम लेकर उस मोबाइल में डाल दिया जाता है। अब पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि ये कांड करने वाला जरूर एक ही आदमी है, तभी तो वो एक ही मोबाइल यूज कर रहा है। पुलिस ने उस IMEI नंबर को ट्रेस करना शुरू किया और किस्मत से पुलिस वालों को IMEI नंबर का पता भी लग गया। इसके बाद पुलिस वाले उस नंबर का पता करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर मोबाइल को सेल किया गया था। उस दुकान वाले ने एक एड्रेस दिया और कहा, मैंने ये मोबाइल एक आदमी को बेचा था जिसका नाम धनुष है। अब पुलिस वाले तुरंत उसके घर पर पहुंच गए और वहां जाकर उनसे बात की, लेकिन वहां जाते ही पुलिस वालों को थोड़ा झटका लगा क्योंकि वो जिस घर में पहुंचे थे वो एक कच्ची झोपड़ी थी और पुलिस वालों को लगा कि इस घर में कोई क्या क्राइम कर सकता है। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे नाम पर एक मोबाइल चल रहा है और उसके अंदर बार बार सिम बदल कर कोई आदमी कांड कर रहा है। तो जिसके नाम पर मोबाइल था उसने बताया कि मैंने ये मोबाइल मेरे एक रिश्तेदार को गिफ्ट किया था। आप उससे जाकर पूछ सकते हैं कि ये मोबाइल अब कहाँ है और इसके साथ आखिर क्या हुआ है। अब उस आदमी ने अपने उस रिश्तेदार का पता दिया और पुलिस वहां पहुंच गई। जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वहां का हालत देखकर पुलिस वालों को लगा ही नहीं कि यहाँ कोई क्राइम कर सकता है, क्योंकि जहां वो पहुंचे थे वो घर एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का था। पुलिस उस टीचर से बात करती है कि आपके नाम पर ऐसा ऐसा चल रहा है और ऐसा ऐसा इसमें कांड हो रहा है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पुलिस वालों को उसके ऊपर कोई शक नहीं था कि वो आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। उसने अपना नाम मोहन कुमार बताया और जब पुलिस ने उससे पूछा तो वो थोड़ा नानुकुर कर रहा था और बातों को घुमा रहा था। और जब पुलिस थोड़ी सख्ती से पेश आने लगी तो वो टूट गया और उसने पुलिस वालों के सामने एक बहुत ही ज्यादा भयानक और पूरे देश को हिला देने वाली एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि एक प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या ही क्राइम कर सकता था। जब पुलिस वालों ने इसकी पूरी कहानी सुनी तो इसका नाम मोहन कुमार से बदलकर मोहन साइनाइट रख दिया। साइनाइट किस लिए रखा इसका पता आपको आगे चलेगा, जहां कर्नाटक पुलिस इस पूरे कांड को सेक्स रॉकेट गिरोह का काम समझ रही थी, बल्कि यहाँ तो वो एक सीरियल किलर का सामना कर रहे थे। मोहन कुमार ने सन 2004 से लेकर 2009 के बीच में 20 से भी ज्यादा महिलाओं की जान ली थी। लेकिन कैसे? अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये काम कैसे करता था और इसने क्या क्या किया था। आपने बहुत सारी सीरियल किलर की कहानी सुनी होगी और आपने ये भी सुना होगा कि जो सीरियल किलर होते हैं ये हमेशा शुरू से एक ही पैटर्न बनाकर चलते हैं, मतलब इनका जो टारगेट होता है वो एक ही तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर सीरियल किलर इसमें मूल टारगेट करते हैं क्योंकि उनके लिए ये आसान होता है। वो लोग मूल को कॉल करते हैं और अपनी जगह पर बुलाते हैं और उन्हें मार देते हैं और उनकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही सब चीजें मोहन कुमार के माइंड में भी चल रही थी कि वो किसको अपना शिकार बनाए जिसे वो फॉलो करता रहे। तो उसने अपना टारगेट लड़कियों को बनाया और ऐसी लड़कियों को जिनको शादी की बहुत जल्दी थी। तो इस चीज का फायदा मोहन कुमार उठाने वाला था। उसने सबसे पहले पेपर में ऐड दिया शादी के लिए और इस शादी के लिए उसने खुद को एक सरकारी अफसर बताया और अपना नाम भी चेंज कर लिया और खुद की एक फेक आईडी भी बनाई कि वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है ताकि कोई पूछे तो वो दिखा सके। अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। दरअसल हमारे भारत में जैसे ही सरकारी अफसर की बात होती है तो सभी लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यही चीज मोहन कुमार के माइंड में थी। उसने शुरू से ही ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जिनका डिवोर्स हो चुका हो या वो विधवा हो या जिसको शादी करने की जल्दी हो। और इसी तरह उसको मिली थी अनीता भी। 22 साल की अनीता के घर मोहन कुमार का रिश्ता पहुंचा। वो दोनों आमने सामने बैठे। उन्होंने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया क्योंकि अनीता को भी जल्दी थी। उसके घर वाले उस पर दबाव बनाए हुए थे शादी करने के लिए। मोहन के लिए वो एक इजी टारगेट थी। अब जैसे इन दोनों की शादी की बात फिक्स हुई तो मोहन कुमार हमेशा की तरह शादी की डेट कुछ महीने बाद रखता था और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करता है।
उसका भी एक कारण था, वो आपको आगे पता लगेगा। अब जैसे ही शादी फिक्स हुई तो वो दोनों आपस में फोन पर बात करने लग जाते हैं। मोहन ने अपना असली नाम कभी किसी को नहीं बताया और उसके फेक आईडी में जो नाम था वो मुझे भी पता नहीं है। मोहन और अनीता आपस में एक दूसरे से देर रात बात करते रहते थे और उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मोहन ने अनीता से मिलने का प्लान बनाया क्योंकि उन दोनों की शादी होने वाली थी और वो एक दूसरे को जानना चाहते थे। तो इस बात के लिए अनीता के घर वालों ने भी मना नहीं किया और अनीता मोहन से मिलने लगी, उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाती और उसके बाद वापस घर चली जाती। अब तारीख आई 14 जून 2009 की। उस दिन मोहन ने अनीता से कहा कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही हमारी शादी भी होने वाली है। काफी टाइम हो चुका है आपस में बात करते हुए, तो क्यों ना हम हमारा एक प्री हनीमून कहीं दूर जाकर मना कर आएं। अब यहाँ अनीता को मोहन के ऊपर विश्वास हो चुका था, तो अनीता ने मना नहीं किया और कहा ठीक है।